Good afternoon students, this is Ejaz Sir, Maths Academy and I am Ansar Sir. Today we are going to start a new chapter, means our first chapter, Rotational Dynamics. I will not write the heading of the chapter because we have already done something about this chapter. So we will proceed with the concepts given in the chapter. Let us first recall what circular motion is. Circular motion. The definition is the motion of a particle along the circumference of a circle, ब्रैकेट्स में मैं लिखता हूँ complete और just an arc is called circular motion. So circular motion का मतलब क्या है? The motion of a particle along the circumference of a circle is called circular motion. Remember, sometimes the motion may not be an entire circle, it may only be an arc of a circle. तो सिर्फ आर्क में भी अगर पार्टिकल चलता है, अगर कोई पार्टिकल सिर्फ इतना भी चला तो भी सर्कुलर मोशन बोला जाएगा, ठीक है? क्योंकि हम गाड़ी चलाते हैं तो कोई ऐसा हाईवे रोड आता है जहाँ टर्न लेना पड़ता है, सर्कुलर टर्न लेना पड़ता है. अब अगर सर्कल में ही गाड़ी चलाएंगे तो हम कहीं पहुँचेंगे ही नहीं. तो सिर्फ आर्क ऑफ अ सर्कल भी होती है, तो दैट ऑल्सो इज कॉल्ड सर्कुलर मोशन. जब तक वो आर्क पर चल रहा है यहाँ से यहाँ तक, दैट इज कॉल्ड सर्कुलर मोशन, ठीक है? सो द मोशन ऑफ अ पार्टिकल अलोंग द सर्कमफरेंस ऑफ अ सर्कल इज कॉल्ड सर्कुलर मोशन. सर्कुलर मोशन में देखो, ध्यान रखो, पार्टिकल का मोशन अगर है, एक पार्टिकल समझकर कोई चीज़ मोशन कर रही है तो सर्कुलर मोशन होगा, ठीक है? मुझे एक स्टूडेंट ने पूछा था, मैं अभी नाम नहीं बताऊंगा, तो मुझे याद है नाम हालांकि, कि सर्कुलर मोशन और रोटेशनल मोशन में क्या डिफरेंस होता है. तो इफ़ आई ड्रॉ अ क्लॉक, अगर मैंने एक घड़ी ड्रॉ कर लिया और ये दिस इज द हैंड ऑफ अ क्लॉक, दिस इज द हैंड ऑफ अ क्लॉक, ये घड़ी का कांटा है. अगर घड़ी के कांटे पे यहाँ पर एक चींटी बैठी हुई है तो और घड़ी का कांटा घूम रहा है, तो ये चींटी जो है, वी कैन कंसिडर द एंट एज अ पार्टिकल. चींटी को हम एक पार्टिकल समझ सकते हैं. तो एक चींटी जो मोशन कर रही है ये सर्कुलर मोशन होगा. अगर यहाँ पर और एक चींटी बैठी हुई है, वो भी मोशन कर रही है, तो सेकंड चींटी का भी मोशन सर्कुलर मोशन होगा. अगर यहाँ पर भी एक चींटी बैठी है तो उसका भी मोशन सर्कुलर मोशन होगा, और एक चींटी यहाँ है तो उसका भी मोशन सर्कुलर मोशन होगा. अगर यहाँ एक चींटी, उसका भी मोशन सर्कुलर मोशन होगा. लेकिन ये बहुत सारे पार्टिकल से मिलकर बना जो हैंड ऑफ अ क्लॉक है, जो घड़ी का कांटा है, घड़ी के कांटे के मोशन को हम कहेंगे रोटेशनल मोशन. रोटेशनल मोशन. तो जब एक पार्टिकल गोल घूमता है सर्कमफरेंस पर तो हम कहते हैं सर्कुलर मोशन. लेकिन कोई बहुत सारे पार्टिकल से बनी हुई कोई चीज़ गोल घूम रही है तो हम उसके लिए वर्ड्स यूज़ करते हैं रोटेशनल मोशन. आई होप आपको ये समझ गया होगा. हालांकि ये कॉन्सेप्ट हम उसमें समझ चुके थे. उसके बाद आफ्टर सर्कुलर मोशन, लेट अस सी द टू टाइप्स ऑफ सर्कुलर मोशन. ये भी हम पढ़ चुके हैं, आपको आता है. So one is called uniform circular motion and the other is called non-uniform circular motion. तो UCM का फुल फॉर्म क्या है? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन. और क्या बोलेंगे हम? The motion of a particle along the circumference of a circle with constant speed. constant का मतलब होता है same, with same speed is called uniform circular motion.
is called uniform circular motion. The motion of a particle along the circumference of a circle with constant speed is called uniform circular motion. Example क्या है? The motion of the electron around the nucleus. ये इलेक्ट्रॉन है. The electron is revolving around the positively charged nucleus in a hydrogen atom. हाइड्रोजन एटम में एक ही प्रोटॉन होता है और एक ही इलेक्ट्रॉन होता है. तो इलेक्ट्रॉन गोल घूम रहा है, तो इलेक्ट्रॉन की गोल घूमने की स्पीड जो है वो कांस्टेंट होती है. कितनी होती है? तो 2.16, कुछ बुक्स में 2.18 इंटू 10⁻³ किलोमीटर पर सेकंड, यानी लगभग 2000 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से इलेक्ट्रॉन घूमता है. वो स्पीड कम या ज़्यादा नहीं होती जब तक ये ऑर्बिट सेम रहेगा, स्पीड में कोई चेंज नहीं आएगा. तो ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होता है, सेम स्पीड से गोल गोल घूम रहा है. नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या होता है? द मोशन ऑफ अ पार्टिकल, द मोशन ऑफ अ पार्टिकल along the circumference of the circle, around the circumference of a circle with changing speed, जिसमें स्पीड चेंज होती है, इज कॉल्ड नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन. The motion of a particle along the circumference of a circle with changing speed, speed same नहीं रहती, speed बदलती रहती है, that is called non-uniform circular motion. Example, the motion of a stone, the motion of a stone tied to a string, रस्सी से बांधा हुआ पत्थर, revolved in vertical circle. Revolved in vertical circle. अगर मैं एक पत्थर को रस्सी से बांध लूं और ऐसा वर्टिकल सर्कल में घुमाऊं ऐसा, तो क्या होगा? जब वो नीचे जाता रहेगा तो उसकी स्पीड बढ़ेगी, ग्रेविटेशनल फोर्स उसको और ज़्यादा खींचेगा तो स्पीड बढ़ेगी. और जब वो ऊपर जाता रहेगा तो ग्रेविटेशनल फोर्स उसको अपोज करेगा और उसकी स्पीड कम हो जाएगी. तो ये नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, इसमें स्पीड चेंज होती रहती है. जायंट व्हील की बकेट में देखा होगा आपने, जिसमें बैठते हैं लोग, तो जायंट व्हील जब ऊपर जाता है तो उसकी स्पीड, हमको ऐसा लगता है कि स्पीड कम हो गई, और जब वो ऐसा आता है तो वेटलेसनेस फील होता है, उस समय स्पीड बढ़ गई ऐसा महसूस होता है. तो ये एग्जांपल बेस्ट है, द मोशन ऑफ अ स्टोन टाइड टू अ स्प्रिंग एंड रिवॉल्व्ड इन अ वर्टिकल सर्कल. ये हो गया. अब इससे रिलेटेड कुछ और कॉन्सेप्ट्स, टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं. ये सब हमको आता है, इट्स अ वेरी इजी थिंग. लेट्स नाउ प्रोसीड एंड स्टडी फर्दर द नेक्स्ट टॉपिक. नेक्स्ट टॉपिक है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट. The next topic that we have to see is angular displacement. Angular displacement. Angular displacement is denoted by theta. कहीं कहीं उसको d थीटा से भी डिनोट किया जाता है. तो सी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या है? द एंगल सबटेंडेड at the center of a circle when a particle goes from one position to another position along the circumference of a circle, along the
circumference of the circle। ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, मतलब if this is the circle and initially the particle is at point A, पार्टिकल पहले पॉइंट ए पर था तो उसकी पोजीशन कहाँ थी? पॉइंट ए पर। दिस इज कॉल्ड द रेडियस वेक्टर। ये जो एरो मैं ड्रॉ कर रहा हूँ इसको बोलते हैं रेडियस वेक्टर, आर बार रेडियस वेक्टर। अब नवनीत डाइजेस्ट में रेडियस वेक्टर का डेफिनेशन दिया हुआ है। व्हाट इज द रेडियस वेक्टर? साइड में लिख देता हूं कहीं, रेडियस वेक्टर। नवनीत डाइजेस्ट में डेफिनेशन दिया है, लेकिन मैं उससे भी इजियर डेफिनेशन आपको लिख कर देता हूं। द वेक्टर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल, from the center of a circle to the position of a particle, performing circular motion is called radius vector। एंड हमेशा याद रखना, रेडियस वेक्टर का डायरेक्शन हमेशा अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल होता है। रेडियस वेक्टर यानी क्या? जो वेक्टर सेंटर ऑफ द सर्कल से ड्रॉ करे और कहाँ तक ड्रॉ करे? पोजीशन ऑफ द पार्टिकल। अभी पार्टिकल कहाँ पर है? पॉइंट ए तक, पॉइंट ए पर है, तो वेक्टर कहाँ तक ड्रॉ किए हमने? पॉइंट ए तक ड्रॉ किए। तो दिस इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ पार्टिकल ए एट ए। अब थोड़ी देर के बाद लेट अस सपोज द पार्टिकल इज मूविंग इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। द पार्टिकल इज मूविंग इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। फ्रॉम पॉइंट ए द पार्टिकल गोज टू पॉइंट बी इन अ सर्टेन टाइम इंटरवल। थोड़ी देर में, थोड़े टाइम में पार्टिकल पॉइंट ए से पॉइंट बी तक पहुंच जाता है। तो उसने क्या किया? रेडियस वेक्टर स्वीप हुआ, रेडियस वेक्टर रोटेट हुआ। अब ये r1 बार था, इसका डायरेक्शन इधर था। ये r2 बार है, इसका डायरेक्शन चेंज होगा। ये ईस्ट की तरफ था समझो, ये थोड़ा सा नॉर्थ की तरफ हो रहा है। तो रेडियस वेक्टर का मैग्नीट्यूड कभी नहीं बदलता, रेडियस वेक्टर का लेंथ कभी नहीं बदलता। हाँ, रेडियस वेक्टर का डायरेक्शन बदलता है। पहले ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन था, अब उधर बी के तरफ तिरछा डायरेक्शन है। तो रेडियस वेक्टर का मैग्नीट्यूड, उसकी लेंथ नहीं बदलती, उसका डायरेक्शन भले ही चेंज होता है। तो पोजीशन ए से पोजीशन बी तक एक पार्टिकल चला गया। समझो यहाँ चीटी थी, पॉइंट ए पर एक चीटी थी, पॉइंट ए से वो पॉइंट बी तक चली गई है सर्कमफरेंस से सीधी सीधी चलते हुए। सीधी सीधी यानी यहाँ से चलते चलते आर बन रहा है, हालांकि यहाँ से पॉइंट ए से पॉइंट बी तक चीटी चली गई। तो उसने बीच में एक एंगल बना लिया चीटी ने यहाँ पर। लेट अस सपोज दिस एंगल इज 30 डिग्रीज। मान लो ये एंगल 30 डिग्रीज का एंगल बन गया। तो ये जो एंगल बना 30 डिग्रीज का, इसको कहते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। द एंगल सबटेंडेड यानी मेड एट द सेंटर ऑफ द सर्कल। ये देखो सेंटर ऑफ द सर्कल पे एंगल बना है। कब? व्हेन दैट चीटी, व्हेन द पार्टिकल गोज फ्रॉम वन पोजीशन यानी पोजीशन ए टू अनदर पोजीशन यानी पोजीशन बी अलोंग द सर्कमफरेंस से चलकर। तो यहाँ पर कितना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हुआ? 30 डिग्रीज। तो हम क्या लिखेंगे? थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्रीज। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट 30 डिग्रीज। बट हम पढ़ चुके हैं कि प्लेन एंगल का ऐसा यूनिट क्या होता है? रेडियन होता है। तो हम लिखेंगे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू थीटा इज इक्वल टू π/6 रेडियन। क्योंकि 30 डिग्रीज यानी π/6 रेडियन होता है। तो π/6 रेडियन इतना एंगल कवर किया है उस पार्टिकल ने ए से बी तक जाने में। अंडरस्टूड? सो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज नथिंग बट द एंगल मेड एट द सेंटर। पार्टिकल अगर ए से बी तक गया तो कितना डिग्री बनाया? 30 डिग्री। पार्टिकल अगर ए से चालू होके सी तक जाता है, पॉइंट सी तक जाता है, तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट विल बी 90 डिग्रीज। अगर पार्टिकल ए से सी तक जाता है तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट उसका 90 डिग्रीज हो जाएगा।
अब ये अंदाजा मत लगाना कि छोटा एंगल बड़ा एंगल कैसा दिख रहा है, दीज आर ऑल रफ डायग्राम्स। सो अगर पार्टिकल ए से सी तक जाता है तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, 90 डिग्रीज हो जाएगा, थीटा विल बी 90 डिग्रीज। अब ये नहीं रहेगा, ठीक है। हम क्या कहेंगे, थीटा इज इक्वल टू π/2 रेडियन, क्योंकि पाई रेडियन यानी 180 डिग्रीज होता है, ये आपको मालूम है। एंड रिमेंबर, स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। बहुत छोटा सा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट रहा तो हम उसको वेक्टर क्वांटिटी मानते हैं, और उसका डायरेक्शन राइट हैंड थंब रूल से देते हैं। अगर पार्टिकल एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहा है तो रेडियस वेक्टर का एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन हम ऐसा बताते हैं, ऊपर ऐसा। क्योंकि अगर आपके पास एक स्क्रू है और आप उसको ऐसे कुछ एंगल से रोटेट करवा रहे, कुछ एंगल से गोल घुमा रहे, तो कहाँ जाएगा वो, ऊपर जाएगा। अगर आपके पास एक स्क्रू है और आप उसको एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमा रहे तो वो कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा। इसीलिए एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन ऊपर है। हम लिखेंगे थीटा बार इज इक्वल टू ऊपर, अगर पार्टिकल एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहा है। यहाँ कौन सा रूल फॉलो हुआ, राइट हैंड थंब रूल, या हम ऐसा भी कह सकते हैं राइट हैंड स्क्रू रूल फॉलो हुआ। यहाँ राइट हैंड स्क्रू रूल, ये एम्पियर ने दिया था, सॉरी, आई एम रियली वेरी सॉरी, दिस रूल वाज गिवन बाय मैक्सवेल। राइट हैंड स्क्रू रूल वाज गिवन बाय मैक्सवेल, जेम्स क्लार्क मैक्सवेल, नॉट द क्रिकेट प्लेयर मैक्सवेल। जेम्स क्लार्क मैक्सवेल ये एक फिजिसिस्ट थे। अब दूसरा कॉन्सेप्ट एंगुलर वेलोसिटी। तो व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एसआई यूनिट ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा इज रेडियन। तो जब भी प्लेन एंगल गिनना हो, ऐसा एंगल गिनना हो, तो 90 डिग्रीज ना बोलते हुए π/2 रेडियन बोलना चाहिए। रेडियन का साइन रहता रेज़ टू पावर c। फिर उसके बाद एक नया दूसरा डेफिनेशन आता है एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी, लेट अस सी व्हाट दिस एंगुलर वेलोसिटी इज। एंगुलर वेलोसिटी इज डिनोटेड बाय ओमेगा। ये जो w दिख रहा है आपको, स्मॉल w, ये ग्रीक लैंग्वेज में जो है ये एंगुलर वेलोसिटी बताता है। इस लेटर का नाम होता है ओमेगा। कैपिटल ओमेगा यानी ओम वाला साइन होता है, ठीक है। कैपिटल ओमेगा इज दिस एंड स्मॉल ओमेगा ये होता है। तो स्मॉल ओमेगा से हम एंगुलर वेलोसिटी बताएंगे। पूरे फिजिक्स पे जितने चैप्टर्स में जहाँ जहाँ एंगुलर वेलोसिटी आएगा, कम से कम 7-8 चैप्टर्स में एंगुलर वेलोसिटी आएगा, ये ओमेगा आएगा, तो हम ओमेगा से ही एंगुलर वेलोसिटी बताएंगे। तो इसका डेफिनेशन क्या है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, the rate of change of angular displacement is called angular velocity। और यहाँ टाइम रेट की बात चल रही है, angular velocity ओमेगा। यानी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का डेफिनेशन क्या होता है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का डेफिनेशन होता है ओमेगा इज इक्वल टू डी थीटा बाय डी टी। रेट ऑफ चेंज ऑफ का मतलब है θ2 माइनस θ1 अपॉन टाइम। रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, आपको मालूम है फिजिक्स में जब टाइम रेट की बात होती है तो हम डिवाइडेड बाय क्या करते हैं, टाइम से करते हैं। dt इज द टाइम इंटरवल, dt यानी टाइम, t2 माइनस t1 कितने सेकंड्स लगे, और θ2 माइनस θ1। जैसे यहाँ ये θ2 की वैल्यू कितनी है, 90 डिग्रीज है, यानी π/2 रेडियन है, π/2 रेडियन है। और θ1 कितना था, यहाँ पर 0 रेडियन था। θ1 कितना था, 0 रेडियन, और θ2 कितना है, π/2 रेडियन। या डिग्री में बात करें तो पॉइंट ए पर था जब चीटी पॉइंट ए पर थी तो कितने डिग्री चली थी, वो कुछ भी नहीं चली थी, थीटा वॉज 0। और यहाँ आ गई चीटी तो कितना हुआ, 90 डिग्रीज हो गया। तो यहाँ से यहाँ आने में कितना एंगल कवर हुआ, θ2 में से θ1 माइनस कर लो तो ये पता चल गया एंगल कितने से चेंज हुआ, डिवाइडेड बाय कितना टाइम लगा, ए से सी तक जाने में कितना टाइम लगा। दैट इज, उसी से हमको इसका एंगुलर वेलोसिटी पता चलता है कि ए से सी तक जाने में कितना टाइम लगा। अगर कम टाइम लगा होगा इसका मतलब एंगुलर वेलोसिटी ज़्यादा है,
और ए से सी तक जाने में बहुत ज़्यादा टाइम लगा होगा, इसका मतलब उसकी एंगुलर वेलोसिटी कम है, धीरे धीरे गोल घूम रहा है। एंगुलर वेलोसिटी यानी गोल गोल चलने की वेलोसिटी। अगर समझो कहीं शादी हो रही है और दुल्हन दूल्हा भागकर शादी कर रहे हैं, यज्ञ चल रहा है बीच में, यज्ञ आपको मालूम है बीच में आग जलाई जाती है और वर और वधू दुल्हन और दूल्हा 7 फेरे लेते हैं शादी के लिए। तो अगर लड़की और लड़का भागकर शादी कर रहे हैं तो पंडित जी से कहेंगे, पंडित जी मंत्र थोड़ा जल्दी जल्दी पढ़िए, और दुल्हन दूल्हा जल्दी जल्दी भागकर फास्ट में भागकर 7 फेरे कंप्लीट कर लेंगे ताकि शादी जल्दी से हो जाए, घर वाले उनको पकड़ने के लिए, पुलिस पकड़ने के लिए ना आए। तो उस समय हम कहेंगे ये जो दुल्हन दूल्हा दोनों की एंगुलर वेलोसिटी बहुत ज़्यादा है, गोल घूमने की वेलोसिटी बहुत ज़्यादा है। और अगर अरेंज मैरिज हो रही है, मम्मी पापा के सहमति से मैरिज हो रही है, तो दूल्हा भी और दुल्हन भी धीरे धीरे नॉर्मल स्पीड से गोल 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 घूम के 7 फेरे लेंगे धीरे धीरे। तो हम कहेंगे कि ये जो दुल्हन दूल्हा है इनकी एंगुलर वेलोसिटी कम है, धीरे धीरे। हाँ, अगर लड़का और लड़की एक दूसरे को पसंद ही नहीं करते फिर भी घर वाले ज़बरदस्ती शादी करवा रहे हैं तो इनकी एंगुलर वेलोसिटी बहुत कम रहेगी। क्यों? दूल्हे की इच्छा ही नहीं होंगी आगे गोल घूमने की, यज्ञ के अराउंड गोल घूमने की, दुल्हन की भी इच्छा नहीं होगी, लेकिन घर वालों का प्रेशर है इसलिए वो धीरे धीरे कैसे तो भी गोल 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 चक्कर लगा लेंगे 7 फेरे मजबूरी में। तो उस समय एंगुलर वेलोसिटी और भी सबसे कम रहेगी। तो सी द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड एंगुलर वेलोसिटी। अगर आपको ये डेफिनेशन भारी लगती है तो और एक डेफिनेशन हम बना सकते हैं, कौन सी वाली? द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इसी का मतलब होता है द एंगल कवर्ड। द एंगल कवर्ड पर सेकेंड इज कॉल्ड एंगुलर वेलोसिटी। एक एक सेकंड में कितना कितना एंगल कवर कर रहे हैं उसको भी एंगुलर वेलोसिटी बोलते हैं। जैसे देखो, दो हमने ये बना लिए घड़ी के कांटे जो मान लो उल्टी डायरेक्शन में घूम रहे हैं। लेट अस सपोज दीज आर मूविंग इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। मान लो ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में गोल घूम रहे हैं और अब क्या हो रहा है, इनिशियली दोनों यहाँ थे, ये भी यहाँ था 0 डिग्री 0 रेडियन, ये भी यहाँ था 0 डिग्री या 0 रेडियन। एक काम करते डिग्री में काम करते थोड़ी देर के लिए। θ1 जो है, θ1 0 डिग्री, इसका भी θ1 0 डिग्री है। और अब क्या हुआ, 1 सेकंड के बाद ये यहाँ आ गया, आफ्टर 1 सेकंड ये यहाँ आ गया। θ2 की वैल्यू हो गई 30 डिग्रीज, ये 30 डिग्री घुमा। और ये θ1 इसका θ2 जो है ये आया यहाँ पर, तो ये हुआ था 30 डिग्री रोटेट, ये हुआ 45 डिग्रीज रोटेट हुआ। कितने सेकंड में? 1 सेकंड में। फिर ये अगले 1 सेकंड में और इसका θ3 आया 1 सेकंड में। कितना रोटेट हुआ? अगेन 45 डिग्री से रोटेट हुआ। ये अगेन 30 डिग्री से रोटेट हुआ θ3। इसका θ4 आया यहाँ पर, तो ये 30 डिग्री हुआ। और कितने देर में घूम रहा है? 1 सेकेंड, ये भी 1 सेकेंड। तो ये जो घड़ी का कांटा है, मान लो एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, वैसे घड़ी का कांटा आपको मालूम है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमता है, बट लेट अस सपोज कि वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट हो रहा है कांटा। तो यहाँ पर देखो हर एक एक सेकंड में कितना कितना डिग्री घूम रहा है, ये 30 डिग्री 30 डिग्री 30 डिग्री। तो ये, और यहाँ पर 1 सेकंड में 45 डिग्री, और 1 सेकंड में 45 डिग्री, और 1 सेकंड में 45 डिग्री, और 1 सेकंड में 45 डिग्री। तो इसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पर सेकंड ज़्यादा है, इसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पर सेकंड कम है। तो इसका मतलब ये है कि इसकी एंगुलर वेलोसिटी कम है और इसकी एंगुलर वेलोसिटी ज़्यादा है। अंडरस्टूड? एंगुलर वेलोसिटी किसकी ज़्यादा और किसकी कम है? अच्छा, θ2 माइनस θ1 को हम d थीटा लिख सकते हैं। d का मतलब होता है चेंज, डेरिवेटिव चेंज इन। d का मतलब है फाइनल माइनस इनिशियल, d थीटा यानी θ2 माइनस θ1, dt यानी t2 माइनस t1। जब हमने घड़ी को चालू करने के थे तो t इज इक्वल टू 0 था, t1
जब घड़ी चालू करके यहाँ पहुंचा तो t इज इक्वल टू 1 सेकेंड हुआ, यहाँ t इज इक्वल टू 2 सेकेंड, यहाँ t इज इक्वल टू 3 सेकेंड हुआ। तो टाइम भी t2 माइनस t1 होता है, बट जनरली हम उसको नहीं बताते हैं। सो d थीटा यानी चेंज इन एंगल। एंगल पहले 0 था, बाद में कितना हो गया, चेंज इन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगल कितने से चेंज हुआ। सो अब अगर कोई फैन है, उसकी इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी 0 है, फैन अभी 0 स्पीड पे रुका हुआ है, आपने जाके स्विच ऑन किए तो उसकी एंगुलर वेलोसिटी क्या होती है, बढ़ती है। और जब अच्छा तेज घूम रहा है फैन, सीलिंग फैन, और आपने जाके उसको स्विच ऑफ कर दिया तो उसकी एंगुलर वेलोसिटी क्या होती जाती है, कम होती जाती है। फैन स्विच ऑफ था, आपने ऑन किए तो एंगुलर वेलोसिटी बढ़ेगी, फिर एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाएगी। दिन भर आपने फैन चालू रखा तो उसकी एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी, और फिर बाद में जब आपने उसको स्विच ऑफ कर दिया, नॉर्मल फैन को स्विच ऑफ कर दिया, तो उसकी एंगुलर वेलोसिटी, उसकी जो एंगुलर स्पीड है वो धीरे 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 कम हो जाएगी। तो एंगुलर स्पीड में चेंज आ जाता है, ठीक है। एंगुलर स्पीड यानी ओनली मैग्नीट्यूड कंसीडर किया जाता है, और एंगुलर वेलोसिटी जो होती है उसमें मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों कंसीडर करते हैं। तो अब इसका एसआई यूनिट क्या होना चाहिए, SI unit of angular velocity omega is radian per second। रेडियन पर सेकेंड, हम उसको शॉर्टकट में RAD रेड पर S लिखते हैं, रेडियन पर सेकेंड। कहाँ से आया ये रेडियन पर सेकेंड, क्योंकि ये देखो ओमेगा इज इक्वल टू एंगल, एंगल काय में गिनते हम, रेडियन में गिनते हैं SI यूनिट, और टाइम का में गिनते हम लोग सेकंड में, तो एंगल पर सेकंड यानी रेडियन पर सेकंड, दिस इज। एंड रिमेंबर 1 रेडियन यानी नियरली 57 डिग्रीज होता है, 1 रेडियन यानी नियरली 57 डिग्रीज होता है। तो ये हो गया। मे बी हमारे फ्यूचर लेक्चर्स जो हो सकते हैं, मैं जो मैंने जियो फाइबर लगाया है, मैं उसका पोजीशन चेंज करवाने वाला हूँ। मैंने कॉल किया है उन्हें, और वो कहते हैं कि 1 से 2 बजे के बीच में आएंगे, और जो बॉक्स उन्होंने लगाया था, मैं वो बॉक्स का पोजीशन चेंज करवा रहा हूँ, अपनी क्लास के एकदम पास में लाके वो बॉक्स लगा दूंगा, ताकि अपना स्पीड बढ़ जाए। और अगर स्पीड बढ़ जाता है तो फिर हमारे जो लेक्चर्स होंगे वो ऑनलाइन लेक्चर्स होंगे, फिर जूम पर या गूगल मीट पर, मोस्ट प्रोबेबली जूम पर ही हमारे लेक्चर्स होंगे। लेकिन आज का दिन फिलहाल मैंने यूट्यूब लेक्चर बनाया है, ताकि वो पहले जियो फाइबर का जो बॉक्स है वो मेरे क्लासरूम के अंदर लग जाए, ताकि मुझे फुल नेटवर्क मिले, फुल कवरेज मिले अच्छी तरह से, और हम अच्छी तरह से पढ़ाई कर सकें, आपके डाउट्स भी क्लैरिफाई हो जाए, और मुझे पढ़ाने में भी इंटरैक्टिव कुछ कम्युनिकेशन हो जाए। सो लेट अस, दैट इज एंगुलर वेलोसिटी। SI यूनिट ऑफ एंगुलर वेलोसिटी इज रेडियन पर सेकेंड। तो हमने एंगुलर डिस्प्लेसमेंट देखा, एंगुलर वेलोसिटी देखा। अब एंगुलर वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या होता है, तो एंगुलर वेलोसिटी का डायरेक्शन भी राइट हैंड थंब रूल से फॉलो किया जाता है। अगर कोई पार्टिकल एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहा है तो हम उसका एंगुलर वेलोसिटी ऊपर की डायरेक्शन में दिखाएंगे, ओमेगा बार एंगुलर वेलोसिटी। क्योंकि अगर मेरे पास ये स्क्रू है, समझो ये पेन एक स्क्रू है, और मैं इसको एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाऊंगा तो इसकी वेलोसिटी किधर की स्पीड किधर जा रही है, इसकी वेलोसिटी इसको किधर ले जा रही है, इसकी वेलोसिटी इसको ऊपर ले जा रही है ना। वेलोसिटी के कारण ये कहाँ जा रहा है, ऊपर जा रहा है। तो एंगुलर वेलोसिटी, गोल घूमने की वेलोसिटी के कारण ये स्क्रू ऊपर जा रहा है। अच्छा, मैं इसको अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाऊँ तो इसकी एंगुलर वेलोसिटी नीचे आएगी। तो अगर एंगुलर वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, ये ऊपर जा रहा है, एंटी क्लॉकवाइज में है, तो ये एंगुलर वेलोसिटी ऊपर जाएगी, ठीक है। इस तरह से ये हुआ एंगुलर वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट। अब हमको पढ़ना है एंगुलर एक्सेलरेशन। एंगुलर एक्सेलरेशन, अब आपको एक्सेलरेशन का मीनिंग तो मालूम हो, गाड़ी में क्या होता है, ऐसा घुमाते हैं जो टू व्हीलर में, एक्सेलरेटर होता है। तो एक्सेलरेशन आने का मतलब क्या होता है, गाड़ी की स्पीड में चेंज आ जाता है, गाड़ी की स्पीड में चेंज आ जाता है। तो हम कहते हैं कि अरे यार ये तो गाड़ी में एक्सेलरेशन आया। तो सिर्फ स्पीड से ही नहीं बल्कि डायरेक्शन से भी एक्सेलरेशन आता है। हम एक न्यू साइंटिफिक रीजन क्वेश्चन भी देखेंगे कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इज एक्सेलरेटेड मोशन, वो नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे। यानी अगर एक इलेक्ट्रॉन
न्यूक्लियस के गोल घूम रहा है, इफ वी हैव एन इलेक्ट्रॉन इन अ हाइड्रोजन एटम, सपोज दिस इज द न्यूक्लियस ऑफ द हाइड्रोजन एटम एंड दिस इज द इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन तो कांस्टेंट स्पीड से गोल घूम रहा है। इलेक्ट्रॉन जो न्यूक्लियस के गोल गोल चक्कर लगाता है वो कांस्टेंट स्पीड से चक्कर लगाता है, उसकी स्पीड बार बार चेंज, एक भी बार चेंज नहीं होती। तो इलेक्ट्रॉन की स्पीड सेम ऑर्बिट में कांस्टेंट है, लेकिन फिर भी वो एक्सेलरेटेड मोशन है। इस इलेक्ट्रॉन में एक्सेलरेशन है। आप बोलेंगे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा है सर, यूनिफॉर्म है मतलब उसकी स्पीड सेम है, फिर एक्सेलरेशन कहाँ से आया? हमने तो बचपन में पढ़ा था एक्सेलरेशन इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, वेलोसिटी के चेंज होने से एक्सेलरेशन चेंज होता है, और ये तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इज एक्सेलरेटेड मोशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एक एक्सेलरेटेड मोशन है। ये बात हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। मैं आपको बहुत ज़्यादा कंफ्यूज नहीं कराना चाहूँगा। यूसीएम एक्सेलरेटेड मोशन होता है, भले पार्टिकल का मैग्नीट्यूड चेंज नहीं हो रहा है फिर भी उसमें एक्सेलरेशन है। आप में से कुछ इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स ऑलरेडी जानते हैं कि उसमें एक्सेलरेशन क्यों है ना? तो आप फीडबैक के तौर पर मुझे लिखकर भेज सकते हैं कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एक्सेलरेटेड मोशन क्यों है। सो हियर वी विल स्टॉप स्टूडेंट्स। मैं क्योंकि ये आज का दिन टाइम पास के लिए लेक्चर बनाना था, इसलिए मैंने शॉर्ट ड्यूरेशन का ये लेक्चर बना लिया। सो बाय बाय, दिस इज एजाज सर्स मैथ्स अकेडमी एंड आई एम योर टीचर अंसार सर। हैव अ नाइस टाइम।